आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी का चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका भारतीय संस्कृति, उसी का हम लोग चौथा भाग पढ़ेंगे। 3 भाग हम लोगों ने पढ़ चुका है। आइए देखते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। यानी कह रहे हैं लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये कह रहे हैं कि मैं तो यही समझता हूँ कि हमें अपने समाज और देश में उन अन्याय और अत्याचारों को दोहराना नहीं है जिनके द्वारा आज के सारे क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात जिसके पीछे व्यक्तिक लाभ और लोभ की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। यानी लोभ लाभ नहीं होना चाहिए। हमें आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी एक जीता जागता एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग कि इस वक्त हमारा देश कोरोना वायरस से ग्रसित है। सब लोग परेशान हैं। सब लोग लॉकडाउन जो हमारे भारत सरकार द्वारा की गई है उसका पालन कर रहे हैं। तो उसमें जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत पीछे जा रही है। उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए, फिर से पहले की तरह बनाने के लिए हमें कोई भी किसी भी लाभ या लोभ की भावना को अपने दिल में रख के नहीं लाना है। हमें बस समाज के कल्याण की भावना, त्याग की भावना के साथ ही हम अर्थव्यवस्था को सही कर सकते हैं। तो यही बात बता रहा है इस चैप्टर में। हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि हमें लोभ और लाभ न करके समाज कल्याण करना चाहिए, समाज की भलाई करनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे कर्तव्य अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और सपनों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। यानी कह रहा है कि हमें कि व्यक्तिगत सपनों स्वार्थों पर जोर न देकर हमें समाज निष्ठा पर जोर देना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उस पर फोकस करना चाहिए। आगे देखते हैं। और हमारे प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो। यानी जब भी हम कोई भी काम, अगर अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम भी क्या होता है, अच्छा ही मिलता है। बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। तो इसको भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो अच्छा करता है उसका जो जीवन यापन है कैसे होता है, जो बुरा करता है उसका कैसे होता है। वही कह रहा है। एक छोटे से उदाहरण से ये बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। यानी इसका एक एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है कि क्या एक परिवार है, उसमें जिसका प्रत्येक व्यक्ति उस नैतिक भावना के साथ काम करता है, अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझ के काम करता है और अपने जीवन का उपार्जन करता है, निर्वाह करता है पूरी शक्ति के साथ। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा। यानी जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करता है और अपने परिवार को चलाता है। तो सब लोगों को उसी भावना के साथ काम करना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए जिससे उनका परिवार सही से चल सके, उसमें कोई भी मतभेद न हो, तब चल सकता है। जब एक ही भावना सब में हो तो, अगर अलग अलग भावनाओं के हैं, अलग अलग विचार के साथ काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो परिवार नहीं चलेगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। जितना कि
प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख मिलेगा। और ऐसे ही करके जब हम लोग सही से काम करेंगे, एक भावना के साथ करेंगे, तो जो हम लोग उस परिवार का बंटवारा करेंगे तो उसमें भी हम लोग को उस सुख की प्राप्ति होगी। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। यानी कह रहा है कि जब परिवार में जब एक भावना के साथ काम करने से परिवार एक अच्छा चल सकता है, उसी तरह अगर हमें संसार में अगर अपने समाज को सही करना है तो हमें सबको सही निष्ठा और त्याग के साथ काम करना पड़ेगा। और संघर्ष जो है हमारे अंदर, जो उसको आगे बढ़ाना होगा, जिससे हम क्या होंगे, सर्वमान्य बन सकेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता संघर्ष, चाहे वो व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा ही। यानी संघर्ष जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक हम लोग मिलजुल कर कोई काम नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब कोरोना वायरस है, जब तक हम लोग मिल बांट कर उस लॉकडाउन का पालन नहीं कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते हैं, तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो तब तक नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्ति के बीच हो, चाहे देश के बीच हो, हमें एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए। और इस जो भी हमारे देश में इस वक्त जो स्थिति है उसका सामना करना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए, तब जाके हम लोग कोई भी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। यही कहती है हमारी भारतीय संस्कृति। आगे देखिए आप लोग, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। जैसे कह रहा है आज विज्ञान इतना आगे हो गया है, जो बहुत अद्भुत अनोखी अतुल शक्ति दे रहा है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस हिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। यानी कह रहा है एक व्यक्ति और समूह उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति को समूह को गिराने में होता ही रहेगा। एक उठाता है, गिराता है, बनाता है, बिगाड़ता है। तो हमें लोगों को क्या करना चाहिए, हमें उस भावना को जागृत रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, जो हम साधनों को भी हाथ में रखना चाहिए, जिससे जो हिंसात्मक भावना है उससे हम लोग क्या प्रोत्साहित हो सके, आगे बढ़े, और जो भोग वासना है उसको मिटाएं। प्रत्येक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। यानी उसको आगे भी ढकेल सकती है, उसको कंट्रोल भी कर सकती है। फिर देखते हैं आगे, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। यानी भारतीय संस्कृति हमारी ये कहती है कि ये भी विचारणीय है कि भारत में प्रत्येक अलग अलग की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसको सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। उसको कैसे अन्य प्रदेशों के लोगों को चखाया जाए, यानी सुनाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। कौन सी बातें? क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संगलिपि अर्थात देवनागरी में भी छिपवाने का आयोजन करें? मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उसका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे। यानी जो भी अलग अलग भाषाएं जो कृतियां हैं उसको किस में कह रहा है, देवनागरी में कहने की कोशिश कर रहा है, बनाया जाए तो सब लोग इस भाषा को आनंदित कर सकते हैं, क्योंकि इस सब भाषाओं में उतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। यानी कम परिश्रम से स्वयं अल्प,
यानी अपने परिश्रम से, अपने कम परिश्रम से समझ सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं को आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे, यानी ऐसी संस्था बनाई जाए जो भी भाषाएं हैं उसका आदान प्रदान करे। यदि ये सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों और प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। इसके दूसरे रूप गान, नृत्य, यानी एक व्यक्त रूप है, ठीक है, संस्कृति। इसमें दूसरा रूप ये भी है, गान है, नृत्य है, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? भारतीय संस्कृति दिखाई देती है। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया, यानी भारत दिखाता है कि इन सब में हमारी क्या है, एक सूत्रता है, हम लोग एक हैं अपनी भारतीय संस्कृति के द्वारा ही। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना होगा जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। क्या खुदवाया था? जो ये प्रतिज्ञा है उसको ध्यान में रखना होगा। किसने कहा था? शाहजहां ने कहा था, खुदवाया था। गर फिरदोश बर रूय जमिस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी कह रहा है गर यानी यदि फिरदौस पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यानी कह रहा है अगर पृथ्वी पर कहीं कर जमिस्त यानी पृथ्वी पर स्वर्ग है तो फिरदौस वर्ग रुए, यानी फिरदौस यानी स्वर्ग है तो कहाँ है? हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त, यानी यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ कहाँ है? भारत में है, हमारी संस्कृति में है। कौन कह रहा है? शाहजहां कह रहा है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। यानी ये कब हमारा जो पृथ्वी है स्वर्ग बन सकता है, स्वर्ग बनाया जा सकता है जब हमारे भारत में, जब हमारे पृथ्वी पे अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श बना रहेगा, कायम रहेगा। तो यही शाहजहां ने कहा है। तो ये पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है, यानी पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है जहाँ पर अहिंसा हो, सत्य हो और सेवा हो, सेवा के आदर्शों का पालन हो, मानव जीवन सुखमय हो, वहीं पर क्या है? स्वर्ग है, ऐसा कहते हैं शाहजहां जी। ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा हुआ भारतीय संस्कृति, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।